इस बार इस वीडियो में हम पॉवर्टी एज अ चैलेंज को पढ़ते हैं। ठीक है, देखो ये वाला चैप्टर तुम्हारा चैप्टर नंबर 3 है इकोनॉमिक्स की बुक का। फर्स्ट सेकंड हमने कवर कर लिया, आप लोग वीडियो वहाँ पे देख लेना। नोट्स के लिए टेलीग्राम चैनल का लिंक डाल दूँगी, उसमें आप जाके आपको नोट्स मिल सकते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। पॉवर्टी, सबसे पहले पॉवर्टी होता क्या है? ये गरीबी को पॉवर्टी कहा जाता है। अब ये एक चैलेंज क्यों है? ठीक है, और क्यों कहा जा रहा है इसको एक चैलेंज? इसको हम कैसे डील कर सकते हैं, हम ये इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से। हम अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में देखते हैं हम सो मैनी पीपल हु वी थिंक, कितने सारे लोगों से ऐसे मिलते हैं या उनको हम देखते हैं और हम सोचते हैं यार ये तो गरीब है। दिस कुड बी, अब कौन कौन हो सकते हैं? या तो हो सकता है वो लैंडलेस लेबर, कोई ऐसा लेबर जिसके पास लैंड ना हो, या फिर जो झुग्गी में लोग रहते हैं। दे कुड बी डेली वेज वर्कर। डेली वेज वर्कर कौन से होते हैं? जिन्हें रोज़ काम आना पड़ता है, जिसे रोज़ काम ढूंढने के लिए जाना पड़ता है, जैसे दिहाड़ी मजदूर होता है, इन्हें डेली वेज वर्कर में काउंट किया जाता है। एट कंस्ट्रक्शन साइट, चाइल्ड वर्किंग इन ढाबाज। अच्छा, कंस्ट्रक्शन साइट में जो लोग काम करते हैं हम उसको भी गरीब बोलते हैं, और जो बच्चे ढाबे में काम करते हैं दे कुड भी, और बेगर्स जो भीख मांगते हैं वो लोग भी, और जो चिल्ड्रंस एंड टाटर्स। वी सी पॉवर्टी, हम लोग गरीबी हमारे आसपास देखते ही रहते हैं। इन फैक्ट, अगर एक फैक्ट है कि हर 5वां पर्सन इंडिया में गरीब है, जिसका मतलब पता है क्या हुआ? रफली 270 मिलियन लोग, माने 227 करोड़ लोग इंडिया में अभी भी है जो गरीब है। दिस मीन्स इंडिया के पास लार्जेस्ट कंसंट्रेशन, सबसे बड़े अमाउंट में गरीब लोग हैं। कंसंट्रेशन बहुत बड़े अमाउंट में गरीब लोग इंडिया में रहते हैं। चलो 2 केसेस देखते हैं पॉवर्टी के। बच्चों, अर्बन का मतलब होता है शहर, रूरल का मतलब होता है गांव। इस चीज़ को याद रखना। आप लोग कंफ्यूज हो जाते हो ना, तो देखो अर्बनाइजेशन सुना है तुमने? शहरीकरण को अर्बनाइजेशन कहते हैं। शहरों को शहर बढ़ते जा रहे हैं ना, धीरे धीरे करके शहर बढ़ते जा रहे हैं, शहरों में नौकरियां रिलेटिवली ज़्यादा होती है, तो अर्बनाइजेशन शहरीकरण को कहते हैं। अर्बनाइजेशन से याद रखना, अर्बन का मतलब होता है सिटी, शहर। ठीक है, चलो अब हम पढ़ते हैं। सबसे पहले 33 इयर्स का राम सरन था, जो कि एक डेली वेज लेबर की तरह काम करता था। राम सरन क्या था? डेली वेज लेबर, मतलब वही डेली उसको उसके काम के पैसे मिलते थे। वो रांची में काम, एक वीट फ्लोर, आटे के मिल में काम करता था, रांची झारखंड में। वो मैनेज कर लेता था 1500 रुपये एक महीने का कमाने का। और जब उसको एम्प्लॉयमेंट मिल जाती थी, जो कि उसको इतनी आसानी से नहीं मिलती थी, मनी जो आती थी, अब देखो उसकी फैमिली में 6 लोग हैं, वाइफ है, 4 बच्चे हैं, 12 साल का सबसे बड़ा बच्चा है और सबसे छोटा 6 महीने का। 6 लोग क्या 1500 में सर्वाइव कर सकते हैं? आप लोग खुद सोच के देखना। ही सेड, वो पैसे घर को बेचता था और नियर उसका पेरेंट्स अपने, अच्छा, और उसमें से उसको थोड़े से पैसे अपने माँ बाप को भी भेजने पड़ते थे, जो कि रामगढ़ में रहते थे। उनके फादर जो थे, राम सरन के जो पापा थे, वो एक लैंडलेस लेबर थे, मतलब उनके पास भी लैंड नहीं था, लेबर की तरह काम करते थे, और वो मोस्ट ऑफ द टाइम अपने बेटे राम सरन पे डिपेंड करते थे। उसका जो भाई था वो हज़ारीबाग में रहता था। राम सरन एक रूम में रहता था जो कि किराए का था। काफ़ी क्राउडेड बस्ती थी। बस्ती समझते हो ना, छोटे छोटे घर बहुत सारे एक साथ जब होते हैं उसे बस्ती कहा जाता है। ठीक है, और ये आउटस्कर्ट मतलब सिटी के एकदम कोने वाले इलाके में, सिटी के एकदम कोने वाले इलाके में टेम्पररी शैक बिल्ट ऑफ ब्रिक्स एंड क्ले टाइल्स, ऐसे छोटे छोटे टेम्पररी शैक्स में रहता था। उसकी वाइफ का नाम शांता देवी था, जो कि एक पार्ट टाइम मेड क्या होता है, जो आंटी घर में खाना बनाने आती है, दीदी, उनको मेड कहा जाता है यहाँ पे। इन फ्यू हाउसेस, और वो 800 रुपये कमा लेती थी। ये दोनों मिल के मतलब इतने से पैसों में ये दाल और राइस 2 बार दिन में खा सकते थे, पर कभी भी सबका पेट भर जाए ऐसा नहीं होता था। उनका जो सबसे बड़ा बेटा था वो टी की दुकान में काम करता था और वो भी 300 रुपये कमा लेता था। और 10 साल की उनकी जो बेटी थी वो बाकी के छोटे बच्चों का ध्यान रखती थी। अब क्या, और उनके पास सिर्फ 2 जोड़ी कपड़े थे, वो भी किसी के दिए हुए। न्यू वंस वो तभी खरीदते थे जो कि पुराने वाले एकदम पहनने लायक ही ना बचे, और शूज़ तो उनके लिए लग्जरी थी।
ठीक है। जो सबसे छोटे बच्चे थे वो अंडर नरिश, देख लो ना बच्चों, खाना पीना इतना नहीं है, अंडर नरिश समझते हो ना, कुपोषित थे और उनके पास कोई भी एसेस नहीं था, उनको हेल्थ केयर नहीं मिलती थी जब भी वो बीमार पड़ जाते थे। ये थी एक शहर की कहानी। अब हम शहर में गरीबी का सिनेरियो, अब हम चलते हैं गांव की तरफ, ठीक है। अब हम गांव की तरफ चलते हैं। लाखा सिंह जो था वो बिलोंग करता था छोटे से विलेज में, मेरठ में, उत्तर प्रदेश। उसकी फैमिली के पास कोई लैंड नहीं था, वो और जॉब्स करते थे, बड़े बड़े फार्मर्स के फार्म में काम कर देते थे। वर्क इराटिक था। इराटिक समझते हो? इराटिक का मतलब होता है कि जो रेगुलर ना मिले, और इनकम भी इरेगुलर थी। अच्छा सुन लो बेटा, ये 1500 प्लस 300 प्लस उसकी वाइफ 800, 8 9 10 11 15 प्लस 11 5 6 26, ये 2600 में अपना घर चला रहे हैं। यहाँ देखते हैं। अच्छा, उसको 50 रुपये मिल जाते थे जब वो पूरे दिन काम करता था, पर और कभी कभी उसको गेहूँ और दाल भी मिल जाती थी और वेजिटेबल्स भी मिल जाती थी जब वो पूरे दिन एक खेत में टॉयलिंग, मतलब खून पसीना बहा के एक करके मेहनत करता था। फैमिली थी 8 लोगों की, और जो 2 स्क्वायर मील्स ऑफ अ डे भी नहीं खा पाती थी, ठीक है। और लखा जो था कच्चे हट में रहता था, विलेज के आउटस्कर्ट मतलब विलेज के कोने वाले इलाकों में। वुमेन जो थी फैमिली की, वो कलेक्ट करती थी, मतलब लकड़ी कलेक्ट करती थी अपनी फील्ड से और चॉप करती थी फॉर्डर। उसके जो पापा थे उनको टीबी हो रखा था, जिसके कारण से वो 2 साल पहले गुजर चुके थे, ठीक है, क्योंकि उनको प्रॉपर दवाइयाँ नहीं मिली थी। उनकी जो मम्मी थी, किसकी, लाखा सिंह की, वो भी बीमार रहती थी और वो भी स्लोली जा रही थी, ठीक है। जा रही थी मतलब उनकी भी हालत कुछ ठीक नहीं थी। विलेज के पास प्राइमरी स्कूल था, पर लखा वहाँ पे कभी गया नहीं। उसको 10 साल की एज से ही स्टार्ट करना पड़ा था काम करना। और यार, नए कपड़े तो बहुत सालों में एक बार वो खरीदते थे, और सोप और ऑयल तो उनके लिए लग्जरी था, ठीक है। अब आप लोगों ने 2 कहानियाँ पढ़ी, एक कहानी सुनी जहाँ पे रूरल केस था, और दूसरी कहानी सुनी जो कि अर्बन केस की थी। अर्बन का मतलब होता है शहर, और रूरल का मतलब होता है गांव का इलाका। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो चैप्टर आगे क्या बोल रहा है, स्टडी द अबव केसेस ऑफ पॉवर्टी, और डिस्कस करते हैं आगे और चीज़ों के बारे में। लैंडलेसनेस मतलब लैंड ना होना, अनएम्प्लॉयमेंट जॉब ना होना, फैमिली का साइज़ बड़ा होना, अनपढ़ होना, बुरी हेल्थ होना, मैल नरिश्ड होना, कुपोषित रहना, चाइल्ड लेबर होना, और एक सेंस ऑफ हेल्पलेसनेस। हेल्पलेसनेस मतलब जब बहुत चीज़ें, कुछ भी चीज़ फेवर में नहीं चल रही होती है, और स्पेशली पॉवर्टी में देखा जाता है एक सेंस ऑफ हेल्पलेसनेस डेवलप हो जाती है। लोगों को लगने लग जाता है कि यार अब उनका कोई भी नहीं है, ये उनकी किस्मत का ही खेल है। और कभी कभी वो लोग कहते हैं कि हम सोचते हैं कि पुराने जन्म में हमने कुछ ऐसा किया होगा कि इस जन्म में सज़ा मिल रही है। एक हेल्पलेसनेस मतलब कहते हैं ना यार, गरीब का कोई नहीं होता, जिसकी लाठी उसकी भैंस। मतलब अगर आपके पास पावर है ना, तो आपका कोई पुलिस वाला भी आसानी से सुन लेगा, पर अगर आपके पास रिसोर्सेज नहीं है, आपके पास इतना पैसा नहीं है ना, तो आपको जस्टिस भी मिलना मुश्किल हो जाएगा। चलो अब आगे देखते हैं चैप्टर क्या बोल रहा है। ये जो 2 टिपिकल केसेस हैं, इसमें हमें पॉवर्टी के बारे में पता लगा। कि हमें बताते हैं पॉवर्टी का मतलब हंगर, भूख भी होता है, और शेल्टर भी ना मिलना होता है। ये एक ऐसी सिचुएशन भी बताई जहाँ पे पेरेंट्स अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेज पाते, ठीक है। पॉवर्टी का मतलब गंदा पानी भी होता है, और सैनिटेशन फैसिलिटीज़ भी पूरी तरह ना मिलना होता है। इसका ऑल्सो मतलब होता है कि रेगुलर जॉब भी नहीं मिलना, और प्रॉपर सैलरी की तो बात ही मत करो। अबव ऑल एक हेल्पलेसनेस चालू हो जाती है। मैंने अभी बताया ना आप लोगों को, पुअर पीपल आर इन द सिचुएशन इन विच उनको अच्छे से ट्रीट नहीं करा जाता। ऑलमोस्ट हर जगह यार ट्रीट नहीं करा जाता। आप लोग कभी देखना, वो लोग कहीं जाते भी हैं शॉप्स वगैरह में भी, तब भी उनको एक डिग्निटी से ट्रीट नहीं करा जाता। सोचा जाता है तो गरीब है, इसको भगाओ यहाँ से। वन ऑफ द बिगेस्ट चैलेंज ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया, सबसे बड़ा चैलेंज जो इंडिपेंडेंट इंडिया में देखने को मिला था, जो कि महात्मा गांधी ने भी हाईलाइट किया था, कि इंडिया पूरी तरीके से तभी आज़ाद होगी
जब हम हमारी गरीबी की दिक्कत को दूर करेंगे और ह्यूमन सफरिंग से लोगों को फ्री करेंगे। चलो अब आगे बढ़ते हैं। तो अभी हमने क्या पढ़ा, हमने गरीबी के 2 डायमेंशंस पढ़े, अर्बन डायमेंशन पढ़ा और रूरल डायमेंशन पढ़ा। अब हम क्या पढ़ने जा रहे हैं बच्चों, अब हम पढ़ेंगे वल्नरेबिलिटी क्या होती है और सोशल एक्सक्लूजन क्या होता है। देखो पॉवर्टी एज सीन बाय, पहले सोशल साइंटिस्ट लोग क्या कहते हैं, सोशल साइंटिस्ट जैसे एक साइंस वाले साइंटिस्ट होते हैं, इससे सोशल साइंटिस्ट भी होते हैं। यूजली द इंडिकेटर, देखो वेराइटी ऑफ इंडिकेटर होता है पॉवर्टी, गरीबी के लिए हम वेराइटी ऑफ इंडिकेटर ले सकते हैं। इंडिकेटर माने स्कूल ना जाना, ये इंडिकेट कर रहा है ना गरीब है वो। हेल्थ बेकार होना, मेडिकल फैसिलिटीज़ ना मिलना, पैसे ना मिलना, घर रहने के लिए सही से ना होना, ये सब गरीबी के इंडिकेटर्स हैं। पर अब हम सोशल इंडिकेटर्स देखते हैं, यही जो मैंने बताया, अच्छे से पढ़ाई ना होना, जनरल और मैल न्यूट्रिशन होना, हेल्थ केयर एसेस, ये सब मैं आपको बता चुकी हूँ। चलो अब सोशल एक्सक्लूजन क्या होता है। जो पॉवर्टी, जो गरीबी का कंसेप्ट है वो ये कहता है कि पुअर को पुअर सराउंडिंग में ही रहने को मिलता है। मतलब अगर एक गरीब का बच्चा गरीब जगह पे पैदा हुआ है तो वो वहीं पे उसको वैसा ही खाना मिलेगा, तो इस कारण से एक सोशल वो मैल नरिश्ड हो जाएगा, स्कूल जाने को नहीं मिलेगा, इलिटरेट हो जाएगा। तो जो गरीब है वो एक गरीब इलाके में रहेगा तो क्या होगा, एक सोशल इक्वालिटी से अलग हो जाता है, एक सोशल इक्वालिटी से अलग हो जाता है। सोशल एक्सक्लूजन कैन बी बोथ कॉज एज वेल एज कॉन्सिक्वेंसेस। पॉवर्टी के कारण से, गरीबी के कारण से कॉन्सिक्वेंस है ये कि सोशल एक्सक्लूजन होना ना, मतलब गरीबी के कारण आप सोशली अलग हो जाते हो। जब किसी गरीब का बच्चा भी गरीब है तो वो बच्चा अमीरों के बच्चों के साथ या मिडिल क्लास लोगों के बच्चों के साथ खेलेगा, ऐसे चांसेस तो बहुत कम है ना। वो गरीब का बच्चा एक गरीब बाकी गरीब बच्चों के साथ ही खेलेगा, तो वो बाकी की मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास सोसाइटी से अलग हो गया ना। उसके अपने फ्रेंड्स होंगे और उसकी थोड़ी सी लैंग्वेज भी डिफरेंट होगी, जिस कारण से वो वेलकम भी नहीं होगा। जनरली तो ऐसे ही देखा है तुमने, हम सब ये चीज़ देखते हैं कि जो झुग्गी में लोग रहते हैं उनकी थोड़ी सी लैंग्वेज जो होती है अलग होती है, बोलने का तरीका अलग होता है, तो हम लोग तो उस कारण से वो लोग थोड़े से एक्सक्लूड हो जाते हैं। इट इज़ द प्रोसेस इन विच इंडिविजुअल या ग्रुप ऑफ आर एक्सक्लूडेड फ्रॉम फैसिलिटीज़, बेनिफिट एंड अपॉर्चुनिटी। टिपिकल एग्जाम्पल है वर्किंग ऑफ द कास्ट सिस्टम। जैसे इंडिया में जो कास्ट सिस्टम होता है, कुछ पर्टिकुलर कास्ट के लोगों को हम सोशली एक्सक्लूड कर देते हैं, सोशल एक्सक्लूजन। आई होप सोशल एक्सक्लूजन थोड़ा सा समझ आया होगा। सोशल एक्सक्लूजन का मतलब है कि आप उन लोगों को अलग कर दे रहे हो, आप उन लोगों को अलग कर दे रहे हो, ठीक है, सोशली हटा दे रहे हो। और ये किसका कारण क्या हो सकता है, गरीबी, ठीक है, इसका कारण क्या हो सकता है, गरीबी हो सकती है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट चीज़ देखो, वल्नरेबिलिटी। वल्नरेबिलिटी टू पॉवर्टी इज़ द मेजर विच डिस्क्राइब ग्रेटर पॉसिबिलिटी ऑफ सर्टेन कम्युनिटीज़, जैसे बैकवर्ड क्लासेस। अब वल्नरेबिलिटी का मतलब हिंदी में समझो पहले। वल्नरेबिलिटी का मतलब होता है आप कितनी आसानी से किसी को हार्म पहुंचा रहे हो। वल्नरेबिलिटी का क्या मतलब होता है, आप कितनी आसानी से किसी को हार्म पहुंचा रहे हो, दुख पहुंचा पा रहे हो, ठीक है। कुछ लोग ज़्यादा वल्नरेबल होते हैं, कुछ लोग कम। जैसे एक गरीब के साथ अन्याय हो, इसके चांसेस तो बहुत ज़्यादा है। गरीब को जस्टिस ना मिले, इसके चांसेस भी बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तुम लोगों ने मूवीज़ वगैरह में देखा होगा कि जब एक गरीब जाता है अपनी रिपोर्ट लिखाने तो उसको ऐसे भगा दिया जाता है, क्योंकि उसे पता है कि पुलिस वालों को पता है कि ऊपर जाके कंप्लेन नहीं करेगा, और आधे से ज़्यादा केसेस में तो सोचते हैं झूठी बोल रहा है। तो वो लोग ज़्यादा वल्नरेबल हैं, उनके साथ गलत होगा, इसके चांसेस ज़्यादा है। चलो अब हम देखते हैं कि पॉवर्टी में वल्नरेबिलिटी क्या आती है। वल्नरेबिलिटी इज़ बेसिकली ऑप्शंस अवेलेबल फॉर फाइंडिंग एन अल्टरनेटिव लिविंग इन टर्म्स ऑफ एसेट, एजुकेशन, हेल्थ एंड जॉब्स एज अ ग्रेटर रिस्क। अच्छा, एक पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ लोगों के पास, उनको पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ लोगों को एक पॉवर्टी की तरफ जाने की वल्नरेबिलिटी ज़्यादा होती है। जैसे मान लो अर्थक्वेक आ गया, सुनामी आ गई, टेररिज्म आ गया, टेररिज्म हो गया, इस कंट्री में फैल गया, तो इस कारण से लोग वल्नरेबल हो जाते हैं कि वो गरीब हो जाए। फॉर एग्जांपल बच्चों, अर्थक्वेक आया, किसी का घर टूट गया, अब देखो कितना मेहनत लगता है ना घर बनाने में, पूरा उसका घर टूट गया, हाँ, अब वो वापस से ज़ीरो से स्टार्ट करेगा, तो अब वो कहाँ वो मिडिल क्लास में पहुँचा था मेहनत करके, अब वापस से वो पुअर हो गया ना।
अब वो घर बनाएगा तो वो लोन लेगा, हो सकता है उसने पुराना लोन ही अभी उस घर का चुकाया नहीं हो। तो इस कारण से इस चीज़ को क्या बोलते हैं, वल्नरेबिलिटी। इस चीज़ को क्या बोलते हैं, वल्नरेबिलिटी। वल्नरेबिलिटी इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ बीइंग मोर वर्सली इफेक्टेड। यहाँ से अंडरलाइन करना है, वल्नरेबिलिटी बेसिकली क्या होती है, प्रोबेबिलिटी ज़्यादा एडवर्सली इफेक्ट होने की व्हेन टाइम्स कम फॉर एवरीबडी। ठीक है, जैसे मान लो कि कोरोना आया था, कोरोना आया था तो ये वो वाला सेक्शन था ग्रुप का, या अमीर लोगों की फैमिली थी या गरीब लोगों की फैमिली थी। गरीब लोगों की फैमिली को सबको गवर्नमेंट हॉस्पिटल जाना था, बिकॉज जाना पड़ता था क्योंकि इनके पास पैसे नहीं होते थे, और ये अमीर फैमिली को प्राइवेट हॉस्पिटल। इनको कोरोना हुआ, ये प्राइवेट चले गए, प्रोबेबली इनकी जान बच गई। प्राइवेट हॉस्पिटल्स के बारे में तुम्हें एक्सपीरियंस होगा, काफ़ी लग्जरी होटल जैसे होते हैं, प्लस इनके डॉक्टर ज़्यादा अटेंटिव होते हैं। और ये जो सरकारी हॉस्पिटल थे, यहाँ पे डॉक्टर इतना अटेंटिव नहीं था क्योंकि इतने सारे पेशेंट्स एक साथ होते हैं यहाँ पे। इस कारण से ये जो गरीब फैमिली को कोरोना हुआ था, ये ज़्यादा इफेक्टेड थे कंपेयर टू ये अमीर फैमिली। अमीर फैमिली ने रिकवर कर लिया पर ये गरीब फैमिली रिकवर नहीं कर पाई। ठीक है, तो कौन ज़्यादा वल्नरेबल हुआ, हम बोलेंगे जो गरीब फैमिली थी ये ज़्यादा वल्नरेबल हुई। चलो नेक्स्ट चीज़ पढ़ते हैं, पॉवर्टी लाइन के बारे में। पॉवर्टी लाइन बेसिकली क्या है, हाँ जैसे हर चीज़ को मेज़र करते हैं ना यार, कि आप तुम्हारे जैसे मान लो 25 मार्क्स का पेपर है, तो हम लोग एक स्कूल वाले एक लाइन सेट कर देते हैं कि अगर तुम्हारे 13 नंबर से कम आया, 7 नंबर से कम आए तो आप लोग क्वालिफाई नहीं, आप फेल माने जाओगे या बच्चा फेल माना जाएगा। तो हमने एक लाइन डिसाइड कर ली कि इसके बाद वाले सारे पास हो गए, इसके पहले वाले सारे फेल हो गए। तो इसी चीज़ को यहाँ पे ये पास और फेल वाली ये लाइन थी ना, ये मार्क्स 7 नंबर, ऐसे ही गरीबी को नापने के लिए एक लाइन होती है, उसे पॉवर्टी लाइन कहते हैं। हमने डिस्कवर किया था, अभी हमने डिस्कस किया था कि पॉवर्टी बेसिकली कंसेप्ट है पॉवर्टी लाइन का, एक कॉमन मेथड जिससे नापा जाता है इनकम या कंजप्शन लेवल। ठीक है, अ पर्सन पुअर तब माना जाएगा इफ़ ही और शी, अगर उसकी कंजम्पशन लेवल एक पर्टिकुलर मिनिमम लेवल से कम फॉल होता है। देयरफॉर पॉवर्टी लाइन में वैरी फ्रॉम विद टाइम एंड प्लेस, जगह से जगह। जैसे इंडिया के अंदर जो गरीब माना जाएगा और जो गरीबी की डेफिनेशन है, यूएस के अंदर वो गरीबी की डेफिनेशन डिफरेंट होगी, फ्रांस के अंदर वो गरीबी की डेफिनेशन डिफरेंट होगी। अरे देखो ये एग्जांपल यहाँ भी दे रखे, नाइस। एक पर्सन जो यूएस में गरीब तब माना जाता है जब उसके पास कार नहीं होती। ठीक है, इंडिया में तो कार एक लग्जरी है, मतलब जो लोग अच्छा करते हैं वो कार अफोर्ड कर लेते हैं। ठीक है, और कार के हिसाब से कार को लग्जरी देखा जाता है, पर यूएस में देखा जाए किसी के पास कार नहीं है तो वो एक्सट्रीमली, मतलब वो पुअर में गिना जाएगा। वाइल डिटरमाइनिंग द पॉवर्टी इन इंडिया, मिनिमम लेवल ऑफ फूड रिक्वायरमेंट, क्लोथिंग, फुटवेयर, फ्यूल, लाइट, एजुकेशन, मेडिकल रिक्वायरमेंट आर डिटरमाइंड फॉर सबसिस्टेंस। ये फिजिकल क्वांटिटी होती है जिनका प्राइस हम यूरोपी से मल्टीप्लाई कर देते हैं। जो फॉर्मूला हम यूज़ कर रहे हैं, क्या हम लोग किसके बारे में पढ़ रहे हैं, पॉवर्टी लाइन के बारे में। किसके बारे में पढ़ रहे हैं, पॉवर्टी लाइन के बारे में पढ़ रहे हैं। हम लोग क्या यूज़ करते हैं, हम कैलोरी के हिसाब से पॉवर्टी को वो कर देते हैं, जज कर लेते हैं। ठीक है, कैलोरी नीड डिपेंड करती है। देखो यार, लड़का है तो उसकी कैलोरी नीड्स अलग होगी, लड़की की अलग होगी, एज में अलग होगी। कैलोरी मतलब कितना तुमने एनर्जी कंजप्शन किया है। ठीक है, कैलोरी वैरी करती है, मैंने बता दिया। एक्सेप्टेड, अब यहाँ से तुम अपनी बुक में स्टार मार्क करोगे, जब भी आप पढ़ने बैठते हो बुक लेके बैठा करो। तब भी मैं बोर्ड पे नहीं, मेरे को लगता है कि पीडीएफ ना थोड़ा कंफर्टेबल रखता है। अच्छा यार, तुम मुझे बताना कि मैं को पीडीएफ में पढ़ाऊँ या बोर्ड तुम प्रेफर करोगे। देखो, एक्सेप्टेड एवरेज कैलोरी रिक्वायरमेंट इंडिया में है 2400 कैलोरी पर पर्सन पर डे। रूरल गांव में 2400 कैलोरी है और 2100 कैलोरी अर्बन एरिया। मतलब हम पॉवर्टी लाइन के लिए अगर कैलोरी की रिक्वायरमेंट देखें तो अगर वो गांव है तो उसमें होगी 2400 कैलोरी, और अगर वो शहर है तो वहाँ पे कितनी होगी, 2100 कैलोरी पर डे। जो गांव में लोग रहते हैं वो फिज़िकल काम ज़्यादा करते हैं, इसलिए उन्हें ज़्यादा कैलोरी की ज़रूरत है। जो मॉनेटरी एक्सपेंडिचर होता है, मतलब जो खर्चा होता है पर कैपिटा, मतलब एक इंसान कितना खर्चा कर रहा है, फॉर बाइंग दिस कैलोरी रिक्वायरमेंट इन टर्म्स ऑफ फूड ग्रेन आर टेकिंग इनटू कंसिडरेशन। अब हम देखते हैं थोड़ा, अभी तो हमने कैलोरी के हिसाब से देखा कि एक इंसान को गांव और शहर में कितनी कैलोरी मिनिमम रिक्वायरमेंट होती है। अब हम देखते हैं
कि पैसों के हिसाब से हमने कैसे क्लासिफाई किया। अगर वो गांव का रहने वाला है तो उसे 816 रुपये अगर पर मंथ खिला रहा है तो पॉवर्टी लाइन के ऊपर है। अगर 816 पर मंथ भी नहीं कमा पा रहा तो पॉवर्टी लाइन के नीचे आ गया। तुमने सुना होगा ना APL, अबव पॉवर्टी लाइन या बिलो पॉवर्टी लाइन, तो यही वही पॉवर्टी लाइन है। और शहर में अगर वो 1000 रुपये कमा रहा है तो 1000 रुपये से ज़्यादा कमा रहा है पर मंथ तो वो अबव पॉवर्टी लाइन है, और 1000 रुपये से कम कमा रहा है तो शहर में वो बिलो पॉवर्टी लाइन था। ठीक है, फिर उसके बाद इन दिस वे 2011 से 12 में फैमिली मेंबर लिविंग इन रूरल एरिया अर्निंग, अच्छा फैमिलीज़ के हिसाब से देखिए जो 4080 रुपये से पर मंथ कम कमाती है टोटल फैमिली, उसे पॉवर्टी लाइन के नीचे माना जाता है। और वो फैमिली के अंदर मतलब एक माँ भी वर्किंग है, बाप भी वर्किंग है, पापा मम्मी दोनों वर्किंग है, इनके हो सकता है कि ग्रैंड पेरेंट्स भी थोड़ा काम करते हो, बच्चे भी काम करते हो, तो ये टोटल फैमिली की बात कर रहे हैं। अभी हम लो इंडिविजुअल की बात कर रहे थे, अब हम फैमिली की बात कर रहे हैं। तो गांव में जो 4080 रुपये से ज़्यादा कमा रही फैमिली वो पॉवर्टी लाइन के ऊपर है। शहर में जो 5000 से ऊपर कमा रही है फैमिली वो पॉवर्टी के ऊपर है। ये सर्वे कौन करता है, कौन बताता है क्या पॉवर्टी लाइन है का डेफिनेशन वगैरह है? इसका आंसर है नेशनल सैम्पल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, NSSO। ठीक है, और वर्ल्ड बैंक यूज़ करता है यूनिफॉर्म स्टैंडर्ड। अब वर्ल्ड हम तो रुपीज़ में यूज़ करेंगे क्योंकि हमारी करेंसी रुपी है, पर पूरी दुनिया के लिए तो हम रुपीज़ से कंपेयर नहीं कर सकते। वर्ल्ड बैंक पूरी दुनिया की पॉवर्टी लाइन गिनता है और वो डॉलर्स का यूज़ करता है। और वो किसका यूज़ करता है? डॉलर्स का। अब हम अभी तक हमने पढ़ा पॉवर्टी लाइन क्या थी, कौन उसको निकालता है पॉवर्टी लाइन को? NSSO। ठीक है, फैमिली की रिक्वायरमेंट पड़ी, गांव की, शहर की, और इंडिविजुअल की कैसे हम डिटरमाइन करते हैं गरीब या अमीर है वो भी हमने पढ़ा। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं पॉवर्टी को एस्टिमेट कैसे किया जाता है। इसके लिए तुम्हें पॉवर्टी रेशियो दे रखा है और नंबर ऑफ़ पुअर। देखो पहले 1993 में हमारे पास रूरल एरिया गांव में 50 थे, अर्बन में 32 थे, टोटल 45 थे। धीरे धीरे करके देखो पॉवर्टी कम होती जा रही है। 45 से स्टार्ट हुआ था, 22 में पॉवर्टी 22 पे पहुंचा। मतलब ये टोटल गरीब लोगों की संख्या है जो कि कम होती जा रही है। ये एक अच्छी बात है हमारे लिए। ठीक है, और नंबर ऑफ पुअर सोचो मिलियंस में बता रखा है। पहले ये परसेंटेज बता रखा था, पहले 45% लोग गरीब थे और 2011-12 में 22% लोग गरीब बचे। और अगर हम मिलियंस के बारे में बात करें, पहले 404 मिलियन लोग गरीब थे, अब 270 मिलियन लोग गरीब हुए। धीरे धीरे करके पॉवर्टी डिक्लाइन हो रही है, कम हो रही है। अब हम पढ़ते हैं वल्नरेबल ग्रुप्स क्या होते हैं। वल्नरेबल ग्रुप वो है जो जल्दी से पॉवर्टी लाइन के नीचे जा सकते हैं। ठीक है, जिनके पास सबसे ज़्यादा जिनके चांसेस हैं गरीब होने के। इसके अंदर कौन कौन आता है? शेड्यूल ट्राइब, शेड्यूल कास्ट, एवरेज इंडियन पॉवर्टी रेशियो, कैजुअल फार्म लेबर रूरल और कैजुअल नॉन फार्म लेबर अर्बन। देखो SC, ST और रूरल और अर्बन एरिया में जो फार्म के और नॉन फार्म लेबर्स होते हैं सबसे ज़्यादा इनके ही चांसेस होते हैं। क्या वल्नरेबल सबसे ज़्यादा यही होते हैं? किसके लिए वल्नरेबल है? पॉवर्टी के लिए है। किसके लिए वल्नरेबल है? पॉवर्टी के लिए। मतलब सबसे जल्दी अगर कोई दुविधा आती है, जैसे बाढ़ आ गई, सुनामी आ गई, अर्थक्वेक आ गया, तूफान आ गया, कोरोना जैसी कोई बीमारी आ गई, तो सबसे जल्दी वल्नरेबल, सबसे जल्दी कौन गरीब होने के चांसेस किसके हैं? SC, ST और हमारे लेबर्स के। चलो ये कहानी देखो, स्टोरी ऑफ सीवारमन। अब हम पढ़ते हैं सीवारमन की कहानी क्या है। सीवारमन एक छोटे से टाउन में रहता था, करूर में, तमिलनाडु में। ठीक है, और वो करूर जो जगह है वो फेमस थी हैंडलूम के लिए और पावरलूम के लिए। कपड़े के फैब्रिक, यहाँ पे फैब्रिक्स बहुत अच्छे बनते थे। 100 फैमिली रहती थी इस विलेज में। सीवारमन एंड आर्यनथाथियर कॉबलर बाय कास्ट, ये कॉबलर था कास्ट में, और वो काम करता था एग्रीकल्चर लेबर की तरह। मतलब वो खेतों में जाके काम करता था। उसको 160 रुपये पर डे कमाता था, बट वो तब सिर्फ 5 से 6 महीने तक यार ही कमा पाता था इतना। बाकी दिनों में तो वो ऑड जॉब्स करता था, मतलब छोटे मोटे काम ढूंढ के कर लेता था। उनकी वाइफ थी शशिकला,
उनकी जो वाइफ शशिकला थी वो भी उनके साथ काम करती थी, पर उनको इतना काम नहीं मिलता था, और काम मिलता भी था तो उसको सिर्फ 100 रुपये पर डे के मिलते थे। और उनके पास 8 मेंबर्स थे फैमिली में। कितने मेंबर्स थे फैमिली में? 8 मेंबर्स थे। शिवारमन 65 ईयर ओल्ड विडोड मदर बीमार थी और नीडेड टू बी, और देखो उनकी उनकी जो लड़का आदमी था, उनकी जो मम्मी थी वो बीमार थी और वो नीड्स टू बी हेल्प, और उनको घर के रोज़मर्रा के थोड़े मोड़े काम करने में भी हेल्प करनी पड़ती थी, मतलब वो फिज़िकली फिट नहीं थी। उनका एक 25 उसकी जो शिवारमन था उनकी एक 25 साल की बहन भी थी। 4 उनके बच्चे थे, 1 से 16 साल तक की उनकी एज थी। 3 लड़कियां थी और सबसे छोटा लड़का था। जो कोई भी लड़की स्कूल नहीं जाती थी। बुक्स और बाकी चीज़ें जो बाकी लड़कियां कर पाती थी वो उनकी बेटी नहीं करती थी, जितनी तीनों बेटियां थी। और तीनों का, और ही हैज़ टू गेट देम मैरिड एट सम टाइम, सो ही डजंट वांट टू, और वो सोचता था इनको शादी करानी है तो उसके लिए पैसे जमा करता था, वो बुक्स पे पढ़ाई पे पैसे नहीं खर्च करता था। उनकी जो माँ थी उन्होंने लाइफ में इंटरेस्ट खो दिया था और बस वो मरने का वेट कर रही थी। उनकी जो बहन थी और सबसे बड़ी डॉटर थी वो घर का काम करती थी। शिवारमन सोचता था कि वो अपने बेटे को स्कूल भेजेगा, और उसकी जो अनमैरिड सिस्टर थी उसकी वाइफ के साथ बनती नहीं थी, तो मैं होती रहती थी। शशिकला फाइंड हर बर्डन बट शिवारमन कांट फाइंड अ सूटेबल ग्रूम ड्यू टू लैक ऑफ मनी। उनके पास पैसे नहीं थे तो शिवारमन अपनी बहन की शादी नहीं करवा पा रहा था, और बहुत मुश्किल होती थी कभी कभी 2 वक्त का खाना खाने में भी। पर शिवारमन मैनेज टू बाय वंस अ वाइल, कभी कभी वो अपने बेटे के लिए दूध ले आता था। तो देखो बच्चों, यहाँ पे तुम्हें एक डिस्क्रिमिनेशन भी दिख रहा है कि कैसे, देखो ये शिवारमन है, ये उसकी 3 बेटियां हैं, ये उसका एक बेटा है, ये उसकी माँ है और ये उसकी बहन है। यहाँ पे आप लोगों को देखने को मिल रहा है कि कैसे जेंडर बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन भी दिख रहा है। पापा जो है प्रेफर कर रहा है कि बेटा के को दूध भी पिलाए और फ्यूचर में उसको स्कूल जाने के लिए भी भेजने के लिए भी तैयार है। चलो अब हम आगे देखते हैं। इसके बाद देखो इंटर स्टेट डिस्पैरिटी, ये तो हमने एक चैलेंज पढ़ा। इसके बाद इनइक्वालिटी अमॉन्ग फैमिलीज़, ये मैंने बता दिया। अच्छा, इन सम केसेस यहाँ पे यही समझाने की कोशिश कर रहे हैं, जो फीमेल्स होती है या फिर बूढ़े लोग जो होते हैं या फिर छोटी फीमेल्स होती है, उनको फैमिली में इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलती। ये तो गरीब नहीं, अमीरों में भी, मतलब मिडिल क्लास लोगों में भी और या फिर वेल ऑफ लोगों में भी कहीं कहीं दिख जाता है कि एक प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन, स्टीरियोटाइप माइंड में बहुत सारे लोगों के अभी भी एग्जिस्ट करता है। ठीक है, लड़का लड़की को लेके। अब हम पढ़ते हैं इंटर स्टेट डिस्पैरिटीज़, मतलब स्टेट्स के अंदर कोई स्टेट ज़्यादा गरीब है, कोई स्टेट थोड़ा बेटर कर रहा है। पॉवर्टी इंडिया, जो इंडिया में गरीबी है उसका एक और डायमेंशन है कि सारी स्टेट्स में एक जैसी गरीबी नहीं है। कुछ स्टेट बहुत गरीब है, कुछ स्टेट बहुत अच्छा कर रहे हैं। देखो रिसेंटली एक एस्टिमेट जो कि ऑल इंडिया हेड काउंट रेशियो बताता है 21% मध्य प्रदेश, असम, उत्तर प्रदेश, बिहार और उड़ीसा में हैड अबव ऑल द पॉवर्टी लेवल एज ग्रुप शोज। देखो सबसे ज़्यादा यहाँ पे दिखा रखा है कि ये देखो एस्टिमेट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है पॉवर्टी रेशियो इन सिलेक्टेड इंडियन स्टेट। सबसे ज़्यादा देखो बिहार में है, उड़ीसा में है, असम में पॉवर्टी है, गरीबी सबसे ज़्यादा दिखा रखी है, और फिर सबसे कम केरला में दिख रही है या पंजाब में दिख रही है, दिल्ली में दिख रही है, तमिलनाडु में दिख रही है। तो यही चीज़ समझा रहे हैं कि हर स्टेट में इक्वल अमाउंट ऑफ गरीबी नहीं है, कहीं ज़्यादा है तो कहीं कम है। अब हम पढ़ते हैं ग्लोबल पॉवर्टी सिनारियो, पूरी दुनिया के बारे में देखते हैं कहाँ ज़्यादा गरीबी है, कहाँ ज़्यादा अमीरी है। वर्ल्ड बैंक ने तो बता दिया, इसको ना वो कर लेना, अंडरलाइन कर लेना। वर्ल्ड बैंक के हिसाब से वर्ल्ड बैंक एक इंटरनेशनल संस्था है, ठीक है, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन है जो कि बहुत सारे सर्वेस करती है, लोन देने का काम करती है, और ऐसे ही कौन कितना गरीब है, किसने कितनी तरक्की कर ली, इस चीज़ पे भी रिपोर्ट्स निकालती रहती है। तो वर्ल्ड बैंक के हिसाब से अगर हम पॉवर्टी के बारे में पढ़े तो वो कहती है, वर्ल्ड बैंक कहता है कि चाइना, साउथ ईस्ट एशिया में गरीबी काफ़ी ज़्यादा कम हुई है, ठीक है। और हम साउथ एशिया में हमारे इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश आता है, यहाँ पे भी गरीबी की हमने देखा है कि गरीबी में सुधार देखा है। पर
अगर हम देखें कि सब सहारन अफ्रीका के बारे में अगर हम बात करें तो वहाँ पे इनफैक्ट गरीबी वहाँ पे भी डिक्लाइन कम हुई है। लैटिन अमेरिका समझते हो, अमेरिकन कॉन्टिनेंट देखे होंगे, एक ऊपर वाला होता है नॉर्थ अमेरिका जिसमें यूएसए भी है, यूएस कंट्री है, कनाडा है, और नीचे वाला जो होता है हमारा साउथ अमेरिका होता है। ये जो साउथ अमेरिका होता है ना, कॉन्टिनेंट्स मैप एक बार वर्ल्ड मैप में आप लोग चेक करना, ये जो साउथ अमेरिका होता है इसे लैटिन अमेरिका भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? ये लैटिन अमेरिका भी कहलाता है। तो देखो आगे देखो, द टेबल शोज़, इसमें भी हम देखते हैं कि पॉवर्टी डिक्लाइन हुई है, कम हुई है। नाइजीरिया, बांग्लादेश, इंडिया, इन सब का बता रखा है कि कितना कौन कौन कितना पर पर्सन कमा पा रहा है। ठीक है, देखो फिर हम आगे देखते हैं, ये दिखा रहा है कि कैसे साउथ एशिया, लैटिन अमेरिका, अफ्रीका और चाइना, इन सब में डिक्लाइन देखने को मिला है पॉवर्टी परसेंटेज का। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट चीज़, कॉजेज़ ऑफ पॉवर्टी। अब पॉवर्टी के क्या क्या कारण हो सकते हैं? अगर हम कारण के बारे में बात करें तो एक तो हिस्टोरिकल कारण है। ठीक है, ब्रिटिश रूल ने हमें बहुत बुरी तरह लूटा। कितने लोग जो कितने अच्छे परिवार, मतलब कितना अच्छी फैमिली में उनका बैकग्राउंड अच्छा था, इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग थे, उनको ब्रिटिशर्स ने बड़ा बुरी तरह गरीब बना दिया। स्पेशली जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री में काम करते थे। ठीक है, द रिजल्टेड जॉब अपॉर्चुनिटी, लो ग्रोथ रेट। तो जो सबसे पहला कारण जो हम गिन सकते हैं जिसके कारण से गरीबी है, एक तो ब्रिटिश का रूल है, और फिर उसके बाद इकोनॉमिक ग्रोथ, एक साइकिल ऑफ पॉवर्टी में आ रखा है इंसान। विद द स्प्रेड ऑफ इरिगेशन एंड ग्रीन रेवोल्यूशन, जब ग्रीन रेवोल्यूशन आया था, हरित क्रांति, हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था ना, हरित क्रांति क्या होती है? जब बड़े लेवल पे इंडिया में एग्रीकल्चर में इम्प्रूवमेंट आई थी। सबसे ज़्यादा हरित क्रांति, ग्रीन रेवोल्यूशन किस किस स्टेट्स में देखने को मिली थी? मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, आप लोग को याद होगा तो। This indicates both public और प्राइवेट सेक्टर did not provide same jobs। अच्छा, जो हमारे यहाँ पे एक दिक्कत ये भी है कि जॉब अपॉर्चुनिटी इक्वल नहीं है, इतनी जॉब्स ही नहीं है। जब इंसान को प्रॉपर जॉब्स नहीं मिलती सिटीज़ में तो वो रिक्शा पुलर की तरह काम करते हैं, सब्जी बेचने लग जाते हैं, घरों में डोमेस्टिक सर्वेंट्स की तरह काम करते हैं, जिसके कारण से अब उनके पास इतने पैसे भी नहीं आएंगे तो उन्हें स्लम्स में रहना पड़ेगा। स्लम्स में, आउटस्कर्ट्स सिटीज़ के एकदम कोने कोने में रहना पड़ेगा। द प्रॉब्लम ऑफ पॉवर्टी, जो गरीबी की दिक्कत है, ये रूरल फिनोमिना है। और अब ये अर्बन सेक्टर, पहले गरीबी हमें देखते थे कि ये गांव में ज़्यादा थी, पर अब ये शहरों में भी उतनी ही ज़्यादा होती जा रही है। अनदर फीचर, एक और दिक्कत जो पॉवर्टी से रिलेटेड है, वो अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड एंड अदर रिसोर्सेज है। गवर्नमेंट, देखो सबसे हम इसके लिए वो पढ़ सकते हैं कि जैसे कितना ज़्यादा माइनिंग किया जाता है उड़ीसा में। ठीक है, वहाँ उन लोग के पास इतना रिसोर्सेज है, बट स्टिल वो उड़ीसा इतना डेवलप नहीं है। ठीक है, उड़ीसा से जो रिसोर्स है वहाँ पे ले जा के कहीं और पे स्टील की फैक्ट्री लगाएंगे। ठीक है, कुछ और चीज़ बनाएंगे, गाड़ियाँ बनाएंगे, तो जहाँ पे बनाते हैं ना फाइनल प्रोडक्ट, वहाँ पे ज़्यादा जॉब्स जनरेट होती है। तो पहला कारण क्या था? हिस्टोरिकल रीजन्स। दूसरा कारण क्या था? इतनी जॉब्स नहीं है। तीसरा कारण क्या है? कि अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है। कहीं पे रिसोर्सेज ज़्यादा है जिससे ज़्यादा जॉब्स प्रोड्यूस होती है, कहीं पे रिसोर्सेज कम है। फिर उसके बाद आता है सिंस लैक ऑफ लैंड रिसोर्सेज, लैंड का भी प्रॉपर ना होना, इस कारण से भी जॉब्स इतनी जनरेट नहीं होती, और जॉब्स नहीं होगी तो पैसे नहीं कमा पाएगा इंसान, पैसे नहीं कमा पाएगा तो उसकी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी अच्छा नहीं होगा। और सोशो इकोनॉमिकल का फैक्टर्स जो देखिए पॉवर्टी के भी होते हैं। फॉर एग्जांपल सोशल ऑब्लिगेशन, कभी कभी क्या करते हैं, शादी में इतना पैसा लगा देते हैं कि उसके बाद गरीब हो जाते हैं। ठीक है, स्मॉल फार्मर एग्रीकल्चर लोन ले लेते हैं ताकि वो सीड्स ले लेते हैं, फर्टिलाइज़र, पेस्टिसाइड्स। अब पुअर फार्मर्स के पास तो कोई सेविंग नहीं होती, तो जब ये पे नहीं कर पाते जो इन्होंने लोन लिया था, तो फिर एक डेट ट्रैप में चले जाते हैं, उधारी में चले जाते हैं, और फिर उस उधारी से बाहर आना बड़ा मुश्किल हो जाता है। अब हम पढ़ते हैं कि हम इस पॉवर्टी को दूर कैसे कर सकते हैं और क्या क्या सरकार ने स्टेप्स लिए हैं जिससे हम पॉवर्टी को थोड़ा सा रिमूव कर पाएँ। पॉवर्टी रिमूव करने के लिए सबसे पहले क्या दो चीज़ें होनी चाहिए? देखो, एक तो इकोनॉमिक ग्रोथ हो।
इकोनॉमिक ग्रोथ का मतलब है ज़्यादा रोज़गार पैदा हो, ठीक है। ज़्यादा बिल्डिंगें बनेगी तो ज़्यादा कंस्ट्रक्शन वर्कर्स की ज़रूरत पड़ेगी, ज़्यादा सीमेंट की ज़रूरत पड़ेगी, ज़्यादा स्टील की ज़रूरत पड़ेगी, ज़्यादा ईंटों की ज़रूरत पड़ेगी। इसके लिए आपको पीछे वाली इंडस्ट्री में जो भी मतलब ईंट वाली इंडस्ट्री में, स्टील वाली इंडस्ट्री में ज़्यादा लोगों को एम्प्लॉयमेंट देनी पड़ेगी, है ना। और ज़्यादा बिल्डिंग्स बनेगी तो ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी की खपत होगी। तो जब एक कंट्री में उसकी इकोनॉमी की ग्रोथ होती है ना, तभी उस कंट्री के अंदर हम देखते हैं कि पॉवर्टी थोड़ी कम होती है। दूसरी होती है एंटी टारगेट पॉवर्टी प्रोग्राम। पॉवर्टी हटाने के लिए भी कुछ हमने प्रोग्राम्स चलाए हैं ओवर द पीरियड ऑफ लास्ट 30 ईयर्स। और हम देख रहे हैं कि जो पर कैपिटा इनकम है, मतलब एक इंसान जितना कमा रहा है पूरी कंट्री में, पर कैपिटा एक एवरेज निकालते हैं कि टोटल अगर कंट्री में मान लो 100 लोग हैं तो एक एवरेज 60 लोग अगर 20,000 से ऊपर कमा रहे हैं, 20,000 या 24,000 से ऊपर कमा रहे हैं, तो पर कैपिटा इनकम हम बोलेंगे उस कंट्री की 24,000 है। पर कैपिटा समझते हो, एक इंसान कितना कमा रहा है, पर कैपिटा समझते हो, एक इंसान कितना कमा रहा है। इंडियाज़ इकोनॉमिक ग्रोथ हैज़ बीन वन ऑफ द फास्टेस्ट। हम बहुत अच्छे से ग्रोथ तो कर रहे हैं, ठीक है, और इस कारण से हमारी पॉवर्टी भी कम हुई है। ये क्लियर है कि एक स्ट्रॉन्ग लिंक होता है इकोनॉमिक ग्रोथ में, इकोनॉमी के ग्रोथ होने में और गरीबी के दूर होने में। इकोनॉमी का ग्रोथ जो होता है बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ लेके आता है डेवलपमेंट की, जिस कारण से जब ज़्यादा पैसा आएगा तो लोग अपने बच्चों को स्कूल भेजेंगे, ताकि अब बच्चा स्कूल जाएगा, फिर वो अच्छी एजुकेशन प्राप्त करेगा, अच्छी नौकरी मिलेगी और उसकी अच्छी ग्रोथ होगी। मोर ओवर ग्रोथ इन द एग्रीकल्चर सेक्टर इतनी अच्छी नहीं हुई। बाकी जगह हम देख रहे हैं ग्रोथ अच्छी है, पर एग्रीकल्चर में इतनी अच्छी ग्रोथ नहीं है, ठीक है। इन दिस सर्कमस्टांसेस हमें ज़रूरी है कि हम टारगेटेड पर्टिकुलर जहाँ पे ग्रोथ नहीं हो रही वहाँ पे एंटी पॉवर्टी मेजर्स चलाए। अब देखो एंटी पॉवर्टी मेजर्स कौन कौन से, क्या क्या किया है हमने ताकि हम गरीबी को दूर कर पाएँ। सबसे पहले है महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम, जो कि 100 दिन तक मनरेगा, इसे शॉर्ट फॉर्म में क्या कहते हैं बच्चों, मनरेगा कहते हैं। आप लोग मनरेगा के बारे में पहले जानते थे, कभी सुना आप लोगों ने? सुना तो मुझे बताना। अच्छा सुनो, सब्सक्राइब कर देना, सिर्फ वीडियो नहीं देखना, प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब भी कर देना। और आप लोग मेरे इंस्टाग्राम से भी मुझसे जुड़ सकते हो। अब मुझे बताना कैसा लगा, कुछ समझ आए तो प्लीज़ डू लेट मी नो। ऐसा लगता है कि वन वे कन्वर्सेशन, आप लोग कुछ लिख के बताते हो ना मुझे, तो मुझे सच में बहुत अच्छा लगता है, बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। एक कनेक्टेड सा फील होता है आप लोग के साथ। चलो आगे बढ़ते हैं। एक तो है मनरेगा। मनरेगा ने क्या किया, गारंटी दी कि 100 दिन का हम आपको लोगों को रोज़गार प्रोवाइड करेंगे, 100 दिन का गारंटीड रोज़गार, ठीक है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट जैसे डिफॉरेस्टेशन हो गया, सॉइल इरोजन हो गया, इन सब के ऊपर काम करवाते हैं लोग से और उन लोगों को पैसे देते हैं। समझ लो इसका कंसेप्ट ये है, मान लो गाँव में ना सड़क बनानी थी, अब सड़क बनानी है तो सरकार का काम है सड़क बनाना। सरकार इसमें मनरेगा के तहत कुछ लोगों को एम्प्लॉय कर लेती है, मान लो 20 लोगों को एम्प्लॉय करा, 100 दिन तक उनको रोज़गार देगी, जॉब देगी, 100 दिन के पैसे भी देगी और उनकी सड़क की सड़क बन गई, लोगों को जॉब मिल गई, ठीक है। फिर उसके बाद अगर हम देखते हैं कि तो बता रखा है कि 70 रिस्पेक्टिवली द एवरेज वेज तो हमारी वेज होता है, सैलरी जो बढ़ी है, रोज़ वेजेस मिलती है जो बढ़ी है, वो धीरे धीरे करके बढ़ भी रही है। पहले 281 अब 281 पर डे हो गई है, पहले 260 पर डे थी, ठीक है। एक मिनट में से मूव करूँ, हाँ पहले 168 पर डे थी फॉर द वर्कर ऑफ बिहार एंड झारखंड। अच्छा यहाँ पे जो ये बोल रहा है कि जो सैलरी है ना वो भी थोड़ा वैरी करती है, ठीक है, स्टेट टू स्टेट वैरी करती है। जो बिहार झारखंड जैसे स्टेट है वहाँ पे सैलरी 168 पर डे मिलती है और वहाँ पे जो बाकी है जगह है वहाँ पे 281। एक और तो हमने पहले मनरेगा के बारे में पढ़ा, अब हम पढ़ते हैं प्रधानमंत्री रोज़गार योजना। ये 1993 में हुई थी। ये सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करती है अनएम्प्लॉयड यूथ को। ये गांव वाले एरिया में चलती है, ये भी अर्बन एरिया में चल रही थी। ये हेल्प करती है छोटे छोटे बिजनेस और इंडस्ट्री को इस्टेब्लिश करने में। फिर दूसरा आता है रूरल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम, ये भी गांव में 1995 में आया। मैं इसके नोट्स तुमको डाल दूंगी टेलीग्राम में, आप ना उसमें जुड़ के आप उससे ले लेना, ठीक है।
A target for creating 25 लाख जॉब हैज़ बीन सेट फॉर द प्रोग्राम। अब यहाँ पे एक टारगेट बनाया गया था कि 25 लाख न्यू जॉब्स लेके आएंगे। फिर है स्वर्ण जयंती ग्राम स्वराज योजना, ये 1999 में आई थी। इस प्रोग्राम के तहत जो बहुत गरीब पॉवर्टी लाइन के नीचे लोग थे उनको ऑर्गेनाइज सेल्फ हेल्प ग्रुप, मतलब उनका ग्रुप बना के, जैसे 5-5 लोग की टीम बना दी, उनको सिखाया जाएगा, बैंक से लोन दिलवाया जाएगा कि कैसे कुछ काम करके वो पैसा कमा सकते हैं। फिर आता है प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना। प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना 2000 में स्टार्ट हुई थी। एडिशनल यहाँ पे भी सेंटर असिस्ट करते हैं, सेंटर स्टेट्स को थोड़े पैसे, सेंट्रल गवर्नमेंट, अभी हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट कौन सी आप लोग को पता है ना? ये बात नहीं पता तो मुझसे कमेंट में पूछना, और पता है तो मुझे बताना। अब इसमें क्या होता है, प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना में सेंट्रल गवर्नमेंट पैसे देती है स्टेट गवर्नमेंट को ताकि हेल्थ केयर सर्विस, एजुकेशन सर्विस, रूरल ड्रिंकिंग वाटर की सर्विस को इम्प्रूव करा जाए। अब आता है अंत्योदय अन्ना योजना, जिसके बारे में तुम नेक्स्ट चैप्टर में भी और पढ़ने वाले हो, ठीक है। अब लास्ट पार्ट रह गया कि इसमें देख लो, इस कारण से रिज़ल्ट, इन सारे प्रोग्राम्स का रिज़ल्ट मिक्स्ड रहा है। एक रीज़न ये है क्यों इतना अच्छा रिज़ल्ट नहीं मिला। अब इन्होंने बोला कि हमने इतने सारे प्रोग्राम चलाए, मनरेगा चलाया और अंत्योदय अन्ना योजना चलाया, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वराज योजना चलाया, प्रधानमंत्री रोज़गार योजना चलाया, पर तब भी इतना अच्छा हमें रिज़ल्ट क्यों नहीं मिला? क्यों? एक तो यार अच्छे से इम्प्लीमेंट नहीं करते, ठीक है, घूसखोरी बहुत हो जाती है, जिसको पैसे मिलने चाहिए उसको नहीं मिले, किसी और को उतने ही वैसे मिल गए, ठीक है। लूप होल्स आ जाते हैं, करप्शन एक कारण है, और सही से टारगेट नहीं करते, इतनी ज़्यादा स्कीम चला लिए तो कन्फ्यूजन हो जाता है, प्रॉपर बेनिफिट नहीं मिल पाता है। इस कारण से भी प्रॉपर मॉनिटरिंग नहीं होती, कोई देखता ही नहीं जो स्कीम्स चल रही है वो सही से चल रही है या नहीं चल रही है, अभी भी दिक्कत कहाँ आ रही है, ठीक है। ये सारी प्रॉब्लम्स के कारण अभी भी इतने सारे प्रोग्राम चल रहे हैं पर गरीबी पूरी तरीके से दूर नहीं हुई। अब हम नेक्स्ट देखते हैं कि क्या चैलेंज है आगे। पॉवर्टी डिक्लाइन होती जा रही है इंडिया में, पर डिस्पाइट द प्रोग्रेस पॉवर्टी रिडक्शन अभी भी सबसे बड़ा चैलेंज हमारे लिए रहा है, और डिफरेंट स्टेट में डिफरेंट प्रकार की पॉवर्टी है। सर्टेन सोशल और इकोनॉमिक ग्रुप जो होते हैं ज़्यादा वल्नरेबल होते हैं। अच्छा सुनो यार, क्वेश्चन आंसर देख के मुझे याद आया कि ये एक्सरसाइज के सोल्यूशन तुम्हें ना मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे, हर चैप्टर के जो मैं वीडियो बनाती जाती हूँ, तो उसको ज्वाइन कर लेना और उससे PDF लेते रहना। इवन मैं क्विक रिवीजन भी डाल दूँगी, ठीक है। आप लोगों को कहीं इधर उधर सर्च करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। NCERT के सोल्यूशन, बीच वाले सोल्यूशन तुम्हें PDF के फॉर्म में मिल जाएंगे। तुम लोग ऑनलाइन PDF को डाउनलोड करने जाओगे ना तो यार वो लोग तुमसे ईमेल ID वगैरह मांगते हैं, मैंने ये बात नोटिस की है। तो इससे अच्छा है कि, और फिर वो लोग तुम्हें कॉल करके भी बोलेंगे कि आप फ्री क्लास ले लो ये सब, तो इससे अच्छा तुम मेरा PDF ले लेना, आप लोग को काफ़ी ज़्यादा हेल्प हो जाएगी, ठीक है। चलो अब हम पढ़ रहे थे पॉवर्टी के बारे में, लास्ट पार्ट है पॉवर्टी रिडक्शन। इसके कारण से लास्ट 10 से 15 ईयर काफ़ी बेटर हुई है, और ये क्यों हो पाया? क्योंकि हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ भी बढ़ी है, ठीक है। और हम लोग अब ध्यान देते हैं कि सबको एजुकेशन मिले, एम्पावरमेंट, वुमेन की एम्पावरमेंट में भी हम अच्छे से अब ध्यान दे पा रहे हैं। ऑफिशियल डेफिनेशन जो पॉवर्टी की है वो तो बहुत ही कम चीज़ों को कवर कर रही है। कुछ लोग कहते हैं कि पॉवर्टी मस्ट ब्रॉडेन, जो कंसेप्ट है ह्यूमन पॉवर्टी का, इसे और ब्रॉड कर देना चाहिए। बट क्या एजुकेशन, शेल्टर, हेल्थ केयर, जॉब सिक्योरिटी, सेल्फ कॉन्फिडेंस, फ्री हो जाना से जेंडर डिस्क्रिमिनेशन से, चाइल्ड लेबर को यूज़ ना करना, ये सब क्या हम पॉवर्टी की डेफिनेशन में सिर्फ इन सब को ही डाल सकते हैं क्या? और इराडिकेशन, पॉवर्टी को दूर करना इज़ ऑलवेज अ मूविंग टारगेट, मतलब ये टारगेट चलता रहेगा, पॉवर्टी को हमें दूर करना है, ये चीज़ें चलती रहेगी। होपफुली हम इसके बारे में और चीज़ें आगे पढ़ेंगे और दीज विल बी इवन बिगर टास्क। चलो इसके बाद कुछ ऐसा नहीं है। इसी के साथ आप लोग का चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, सब्सक्राइब कर देना अगर वीडियो को यहाँ तक देख लिया है तो। बाय, अपना ध्यान रखना, पढ़ते रहना।